वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। स्वागत है आप सभी का एक बार अपने चैनल पे। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। देखिए, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एलिमेंट्री प्रोफाइल होता क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये क्या होता है। आप जब एक नॉर्मली ग्रेविटी डैम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए उसका शेप बहुत अलग तरह का होता है। नॉर्मली जो हमने अभी तक आपको शेप बता रखा है ग्रेविटी डैम का, आप देख रहे होंगे इस तरह का कुछ डैम रहती है, इतनी बड़ी सी डैम होती है इस तरह की, है कि नहीं। तो इस तरह का आप डैम बनाते हो, ऐसा डैम बनाते हो, या फिर ये फेस ऐसा आप बनाते हो। ठीक है, मतलब जस्ट ए मिनट, इस तरह का आपकी डैम बनता है। तो ये सब डिफरेंट शेप्स के हम डैम बनाते हैं। डैम बनाने के बाद फिर हम डिटेल एनालिसिस करते हैं डैम के ऊपर और ये चेक करते हैं कि डैम मेरा स्टेबल है कि नहीं, स्टेबल अगेंस्ट ओवरटर्निंग है कि नहीं, स्टेबल इन स्लाइडिंग है कि नहीं, है ना। जो उसमें कहीं डैम में क्रशिंग फेलियर तो नहीं हो जा रहा है ना, डैम में कहीं टेंशन तो नहीं आ जा रही है। ये सब चीज़ हम बहुत डिटेल में अभी तक चेक करते आ रहे हैं। तो हर वक्त ये करने की जरूरत नहीं है, हर वक्त ये करने की जरूरत नहीं है। हम एक एलिमेंट्री प्रोफाइल को डिफाइन करते हैं और एक डिजाइनर जो है ना, जल्दी एलिमेंट्री प्रोफाइल को बना के एलिमेंट्री प्रोफाइल के ऊपर जब अपना चेक्स लगा लेता है और मान लो एलिमेंट्री प्रोफाइल आपका सेफ है सारे चेक में, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मेन डैम होगा जो एक्चुअली में बनाओगे वो भी सेफ होगा। तो व्हाट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल, है ना। ये बस एक क्विक एनालिसिस के पर्पज से एलिमेंट्री प्रोफाइल बनाया जाता है। तो जो एलिमेंट्री प्रोफाइल होती है वो हमेशा एक ट्रायंगल दिखती है। इट इज ऑलवेज ए ट्रायंगल, समझ गए। दिस इज योर एलिमेंट्री प्रोफाइल। एक डैम का एलिमेंट्री प्रोफाइल कैसा होता है, ट्रायंगुलर शेप का। भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलना। ये डैम होगा आपका एलिमेंट्री प्रोफाइल। मतलब डैम को एलिमेंट्री प्रोफाइल कहलाने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं। अब वो कंडीशंस क्या क्या है। पहला कंडीशन, मतलब डैम के ऊपर बस 3 तरह के फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं। एक एलिमेंट्री प्रोफाइल जो होता है उसमें हम डैम के ऊपर 3 फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, 3 टाइप ऑफ फोर्सेस। अब वो 3 फोर्सेस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हम ये मान के चलते हैं, ये जो ट्रायंगल का ये हाइट है, मान लो टोटल हाइट इज h, तो ये जितना तक ये हाइट है उतना पूरे हाइट में वाटर आपका भरा हुआ है। मतलब जो डेप्थ ऑफ वाटर है ये कंप्लीट पूरे हाइट में है, मतलब दिस मस्ट बी वैलिड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसा कह रहा हूं, मतलब ये हुआ कि मान लो पानी का लेवल यहाँ पर है और ये एलिमेंट्री प्रोफाइल का हाइट आपने h लिया है, लेकिन वाटर का हाइट है एक्चुअली सम h डैश। अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन में ये जो प्रोफाइल ये एलिमेंट्री नहीं कहलाएगी, ध्यान रहे। समझ गए बात को। अगर ऐसा कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में ये प्रोफाइल एलिमेंट्री नहीं कहलाएगी। एलिमेंट्री कहलाने के लिए ये कंडीशन है कि जो भी हाइट है वो टोटल हाइट पे अपस्ट्रीम में पानी भरा हुआ है। ओके, इट इज मैंडेटरी। सेकेंड, एलिमेंट्री प्रोफाइल में टेल वाटर इज नॉट कंसिडर, है ना, या फिर नो टेल वाटर, नो टेल वाटर। डाउन स्ट्रीम में किसी भी तरह का पानी को कंसिडर नहीं किया गया, समझ गए। अब देखिए तीसरा फोर्स जो कंसिडर किया गया वो ये कंसिडर किया गया कि हो सकता है कि सीपेज होगा। ठीक है, सीपेज। तो सीपेज अगर होगा तो किस तरह का फोर्स लगा देगा, अपलिफ्ट फोर्स, समझ गए। तो 3 तरह के फोर्सेस एलिमेंट्री प्रोफाइल में कंसिडर किए जाते हैं। पहला, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अपस्ट्रीम वाटर, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है ना, ऑफ अपस्ट्रीम वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा। क्यों, अगर मैं आपको यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखाऊं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ ये प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, है ना। यहाँ पे तो इंक्लाइंड फेस है नहीं, अपस्ट्रीम फेस जो है ये तो वर्टिकल है, इंक्लाइंड फेस है नहीं, जो कि आपका वर्टिकल डेप्थ ऑफ वाटर मतलब डब्ल्यू हेड का
कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वाटर, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी वाटर के कारण, तो ये पहला फोर्स कंसिडर करेंगे। फिर ये डैम का जो अपना सेल्फ वेट है वो इसके सीजी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होगी, डब्लू। ओके, तो सेकेंड टाइप ऑफ फोर्स विच इज कंसिडर्ड इन एलिमेंट्री प्रोफाइल इज सेल्फ वेट ऑफ डैम, सेल्फ वेट ऑफ डैम इटसेल्फ। और तीसरा फोर्स जो एलिमेंट्री प्रोफाइल के एनालिसिस में कंसिडर किया जाता है, इट इज अपलिफ्ट फोर्स, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ ए एलिमेंट्री प्रोफाइल। एलिमेंट्री प्रोफाइल का शेप होता है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर। उसमें ये कंडीशन है, नो टेल वाटर, अपस्ट्रीम में जो वाटर होगा वो टोटल पूरा हाइट ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल तक होगा। और एलिमेंट्री प्रोफाइल के एनालिसिस में तीन तरह के फोर्सेस को हम कंसिडर करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अपस्ट्रीम वाटर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सेल्फ वेट ऑफ ए डैम एंड अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स। समझ गए बात को कि व्हाट इज एलिमेंट्री प्रोफाइल। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका कि एलिमेंट्री प्रोफाइल क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है। ओके, ये हम क्यों बनाते हैं, फॉर क्विक डिजाइन पर्पस। अगर एलिमेंट्री प्रोफाइल मेरा सेफ है, ठीक है, तो इसका मतलब जो मेन डैम होगा वो भी मेरा सेफ होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है। अब चलो एनालिसिस करते हैं। तो मैं पहला कंडीशन लेता हूं, देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हम पहला कंडीशन लेते हैं, रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन। तो ये है रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन। रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन मतलब सिंपल सी बात है, रिजर्वायर को एम्प्टी कर लिया, है ना। अपस्ट्रीम में जो पानी हम कंसिडर करते हैं वो भी नहीं किया, डाउन स्ट्रीम में वैसे भी पानी नहीं है। तो अब इस केस में बताओ कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा डैम पे। ये जो डैम बॉडी है इसके सीजी से एक इसका सेल्फ वेट मात्र एक्ट कर रहा होगा, डब्लू, है ना। दिस इज योर बेस ऑफ द डैम, दिस इज योर बेस ऑफ द डैम। अच्छा, ये सेल्फ वेट कहाँ पर, ये कहाँ पर एक्ट कर रही होगी। अच्छा, ये देखिए, ये आपका है हिल, ठीक है, ये आपका हिल है और ये है आपका टो। ये आपका हिल हो गया, ये टो हो गया। तो ये जो सेल्फ वेट एक्ट कर रही है इसकी सीजी हिल के करीब करीब है। और ये डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से हिल के करीब करीब का, बताओ, b/3। सिंपल सी बात है, b/3। ये डिस्टेंस हो जाएगी 2 टाइम्स b/3। क्लियर है, ये होगा 2b/3 और ये हो जाएगा आपका b/3। नाउ अगर मान लेते हैं दिस इज द सेंटर ऑफ द बेस, यहाँ पर कहीं पे इस बेस का सेंटर है ना। तो ये बेस का सेंटर कहाँ पर होगा, ये बेस का सेंटर होगा यहाँ से b/2 पे। सिंपल सी बात है, b/2 पर। तो मेरे को ये बताइए सेंटर ऑफ डैम से जो बेस का सेंटर है वहां से ये लोड कितने दूरी पर लग रहा है। मतलब मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मतलब ये डिस्टेंस, सिंपल सी बात है। तो ये कितने दूरी पर होगा, b/2 माइनस b/3, b/2 माइनस b/3 करेंगे कितना आ जाएगा, b/6। सिंपल सी बात है। तो ये जो b/6 है ये क्या है, मतलब सेंटर से जो इस डैम पे जो सेल्फ वेट एक्ट कर रहा है, सेंटर से b/6 दूरी पर एक्ट कर रहा है। मतलब ये क्या, एक्सेंट्रिसिटी तो ही है, एक्सेंट्रिसिटी टू दिस वर्टिकल लोड। इट इज नथिंग बट एक्सेंट्रिसिटी टू दी वर्टिकल लोड, है कि नहीं। और ये वर्टिकल लोड क्या है, इस डैम का खुद का अपना सेल्फ वेट, इस डैम का खुद का अपना सेल्फ वेट, इट इज दी ये। अब देखो यहाँ पे रिजर्वायर एम्प्टी कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, बस एक ही फोर्स लगेगा, डैम का अपना सेल्फ वेट, क्योंकि पानी है ही नहीं। तो पानी है ही नहीं तो अपलिफ्ट फोर्स भी नहीं है, हॉरिजॉन्टल वाटर फोर्स भी नहीं है ना। तो केवल डैम का अपना सेल्फ वेट लगेगा। और ये देखो ये जो वेट है ये हिल के करीब करीब है, ये वेट कहाँ है, हिल के करीब करीब। तो मुझे ये बताइए अगर ये हिल के करीब करीब है तो क्या नॉर्मल स्ट्रेस हिल वाले सेक्शन पे ज़्यादा नहीं डेवलप होगा, क्योंकि ये जो ओवरऑल वेट है ये हिल के करीब करीब है। तो जब स्ट्रेस आप निकालोगे, है ना, नॉर्मल स्ट्रेसेस बेस के ऊपर, तो ये हिल के करीब करीब ज़्यादा होगा। समझ गए, ये कहाँ पे ज़्यादा होगा, ये हिल के करीब करीब ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। और एक बात को याद करिए, मैंने ये चीज़ बोला था, याद करो, याद दिलाता हूँ सब कुछ। यहाँ पे यही सब चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट है, ये बहुत डिटेल जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है उसी का एप्लीकेशन पार्ट है। ये मान लो डैम का बेस प्रोफाइल है, ये डैम का सेंटर, ठीक है, दिस इज योर सेंटर ऑफ द डैम।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो वर्टिकल वेट है ये कुछ यहाँ से ऐसे पास कर जा रही है, यहाँ से पास कर रही है, मतलब ये वेट है। तो ये सेंटर से कितने दूरी से पास कर रही है? आपने देखा ये सेंटर से b/6 दूरी पर पास कर रही है। अब देखिए जब हम स्ट्रेस कैलकुलेशन करते थे कि नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने लगेंगे, मतलब ये आपका हील वाला रीजन है, दिस इज योर हील पार्ट एंड दिस इज योर टो वाला पार्ट, है ना। तो इस केस में ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपका सेंटर का ये मान लो राइट हो गया, राइट हिस्सा, और सेंटर का ये लेफ्ट हिस्सा, तो जो एक्चुअल लोड है वो सेंटर के लेफ्ट में ही है। तो ये बात क्लियर है कि जो आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा वो हील के आसपास ही जनरेट होगा, समझ गए। लेकिन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो होगा टो पे, लेकिन वो मिनिमम का वैल्यू कितना होगा? उसका वैल्यू होगा 0। क्यों होगा 0? देखो ये चीज छिपी हुई है ये b/6 वाले पॉइंट पे। हमने एक कंडीशन आपको डेवलप करके बताया था कि फॉर नो टेंशन एट बेस, फॉर नो टेंशन एट बेस, ठीक है, बेस में किसी भी तरह का टेंशन नहीं होना चाहिए, तो जो एक्सेंट्रिसिटी होना चाहिए इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b/6। अगर एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन b/6 होगा तो इसका मतलब ये है कि बेस में टेंशन आएगा कहीं ना कहीं, है ना। टेंशन क्रैक भी डेवलप होगा अगर टेंशन आएगा तो, जिस कारण से effective base width of the dam which is in contact with the foundation soil डिक्रीज होगा। सब कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है। तो यहाँ पे जो एक्सेंट्रिसिटी है, देखो माय डियर, जो एक्सेंट्रिसिटी है E, ये डायरेक्ट कितना है b/6, समझ गए। तो अगर एक्सेंट्रिसिटी होगा b/6 तो इस कंडीशन के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था माय डियर वो ऐसा होगा क्या, टो पे सॉरी हिल पे आपको मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलेगा एंड टो वाले पॉइंट पे 0 स्ट्रेस, यहाँ पे 0 और यहाँ पे P मैक्सिमम या फिर सिग्मा मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेस है सिग्मा लिखता हूँ, यहाँ पे आपको सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा, है कि नहीं, ये सिग्मा मैक्सिमम, और यहाँ पे आपका 0 स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज दिस वैल्यू ऑफ सिग्मा मैक्स, ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू क्या है। तो ये सिग्मा मैक्स का वैल्यू निकाल लेंगे हम, चलो निकाल लेते हैं, इन सब चीज़ों को लिखते चलिए। तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू, इस केस में जो सिग्मा मैक्स है इट विल बी इक्वल टू व्हाट माय डियर, सिग्मा मैक्स विल बी इक्वल टू, देखो हम फॉर्मूला निकालते थे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय बेस विड्थ ब्रैकेट 1 + 6 टाइम एक्सेंट्रिसिटी डिवाइडेड बाय b अगेन। तो वर्टिकल फोर्स यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ द डैम, तो W/B 1 + 6 टाइम्स E क्या है यहाँ पे b/6, तो ये b/6 इधर ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स वेट ऑफ द डैम डिवाइडेड बाय b। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा मैक्स विच दे आस्क इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेपिटेटिवली, बारंबार इसी को पूछते रहेंगे आपसे। तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा मैक्स का वैल्यू डियर, है ना। कितना हो गया सिग्मा मैक्स का वैल्यू, सिग्मा मैक्स इक्वल टू 2 टाइम्स W/B। अब यहाँ पे W कैसे निकालोगे, मीन्स सेल्फ वेट ऑफ दिस डैम आप कैसे निकालोगे। मान लो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है डैम का, देखो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया है तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ GC, या फिर और अगर इमेजिनरी डैम है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे GM से। इसकी वैल्यू भी कितनी लेनी हमने लिखवा दिया था 2.4 एंड 2.28, है ना। इमेजिनरी का 2.28 लेना था और GC का मतलब कंक्रीट के केस में 2.4 लेना था, ये चीज़ भी हमने लिखवा दिया है। तो ये मान लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, तो इसका यूनिट वेट निकल जाएगा आपको कैसे, GC गामा W, ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ दिस डैम मटेरियल, देखिए W का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल, मान लो कंक्रीट था तो GC गामा W से निकल जाएगा, ये निकल गया। तो यूनिट वेट का यूनिट क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको अब आंसर क्या बतानी है, किलो न्यूटन बतानी है, मतलब वेट वगैरह बतानी है टोटल। तो ये वेट कैसे बताएंगे हम, इसमें हमको वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है, तो वॉल्यूम कैसे, ये एलिमेंट्री प्रोफाइल का एरिया, तो एलिमेंट्री प्रोफाइल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब B इंटू H, ठीक है। ये तो हो गया एरिया आपका। तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, पर यूनिट लेंथ हम एनालिसिस करते हैं, तो 1 मीटर इंटू
GC गामा W, ये कर दिया तो क्या ये टोटल वेट ऑफ द डैम नहीं निकल गया? वेट ऑफ द डैम ये कहाँ पे एक्ट कर रही है? इट एक्टिंग एट द रेट B/3, है ना, फ्रॉम हिल, ये उसका CG वाला पॉइंट है। ट्रायंगल का CG कैसे निकालते माय डियर? देख लो एक बार। मतलब ये मान लो टोटल हाइट है h, तो ये उसका बेस हो गया ट्रायंगल का, है ना, ये हो गया एपेक्स, दिस इज योर एपेक्स। जो ट्रायंगल का CG होता है वो बेस के करीब करीब होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एपेक्स से दूरी पर होता है। तो एपेक्स से ये CG का वैल्यू होगा 2 टाइम्स h/3 और बेस से ये CG की डिस्टेंस होगी h/3, है ना। दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई थिंग, कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बता दोगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस, लिख लीजिए अच्छे से। अब चलते हैं सेकंड केस, जो तुम्हारा नॉर्मल केस है, रिजर्वायर फुल केस। यहाँ पे ध्यान देने वाली चीजें होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होगा, है ना, तो ध्यान देने वाली बात है, यही मेन पार्ट है। और इतना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ना, मत पूछो। चाहे वो जेई का एग्जाम दो, JK SSB जेई का दो, UP ट्रिपल SSB जेई, किसी का भी, कोई भी SSC जेई ESC गेट, एनी एग्जामिनेशन, there are lot of objective questions which are been asked from this topic only, ठीक है। तो सेकेंड केस इज योर रिजर्वायर फुल केस, यही अपना लास्ट केस भी है, ओके। रिजर्वायर फुल केस, तो देखो भाई, ये हो गया एलिमेंट्री प्रोफाइल, ध्यान से सुनना। तो रिजर्वायर फुल है तो इसका मतलब ये तो साफ है कि यहाँ पे अपस्ट्रीम में पानी को कंसिडर किया गया है, और वो भी कितना, जितना हाइट है इस एलिमेंट्री प्रोफाइल का उतना ही डेप्थ ऑफ वाटर को कंसिडर किया गया है। डाउन स्ट्रीम में किसी भी तरह का पानी को कंसिडर नहीं किया गया, ठीक है। ये डैम का स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है मटेरियल का, मान लो कंक्रीट लेके मैं चलता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ गामा सी, GC, है ना, इट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ दिस डैम मटेरियल, ठीक है। इसको मैं GC एज ए GC डिफाइन कर दिया। तो देखो अब इस पर फोर्सेस का बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूंगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वेरिएशन ऑफ अपस्ट्रीम वाटर, तो वो कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। इस तरह से नॉर्मल डायरेक्शन में ऐसे यूं प्रेशर लग रही होंगे, ठीक है। और इसके CG पे एक टोटल फोर्स लग रहा होगा, अगर आप देखोगे तो लेट्स सपोज ये जो CG पे टोटल फोर्स लग रहा है, इसको मैं कहता हूँ, क्या कह दूँ, इसको मैं कह दूँ P कह देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कह दिया P, कैपिटल P। तो इसका वैल्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला वैल्यू आपको मालूम है, कुछ नहीं करना है, गामा WH, ठीक है। ऊपर वाला वैल्यू ये 0 हो गया। अभी देखो अब बात करते हैं वेट का। इसका जो वेट है डैम का, इसके CG से लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट सपोज इसको मैं कह देता हूँ W, है ना, ये उसका बेस विड्थ है B, और ये वेट कहाँ पे लग रहा है, कैसे लग रहा है, सब कुछ मालूम है। इससे पहले अभी जो केस हमने देखा था वहां पे आपको क्लियर करवा दिया था, ठीक है। चलो वो सब यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, नहीं तो डायग्राम गंदा हो जाएगा, इसलिए। अभी देखो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स को कंसिडर करना है, तो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स का वेरिएशन तो कैसा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम नियर द हिल एंड टो पे, चूंकि टो पे किसी भी तरह का पानी ही नहीं है, तो अपलिफ्ट प्रेशर एट टो कितना, वही 0। तो जैसा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वेरिएशन था, अपलिफ्ट प्रेशर का भी उसी तरह का वेरिएशन हो जाएगा, जो कि ये नीचे से ऊपर लग रही होगी, ठीक है। और इसके CG पे ये जो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन अपलिफ्ट का, इसके CG पर एक टोटल नेट अपलिफ्ट फोर्स लग रहा होगा, जिसको मैं कहूंगा U। ये बात क्लियर है? दिस इज, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस इज अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स नहीं, अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स का थोड़ी ना, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इट इज अपलिफ्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली दिस इज योर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ये हाइड्रोस्टैटिक हो गया, तो दोनों लगभग सेम होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आती है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आती है C का। C, ये जो C है इसको हम बोलते हैं अपलिफ्ट कोफिशिएंट, अपलिफ्ट कोफिशिएंट,
समझो बात को, ये अपलिफ्ट कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे एक कोफिशिएंट मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, अपलिफ्ट कोफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे सी, चलो सी से पहले, उस पे आने से पहले ये मेरे को बताओ, हिल पॉइंट पे, मतलब यहाँ पे ये पॉइंट है हिल वाला, हिल पॉइंट पे जो अपलिफ्ट प्रेशर होगा वो कितना होगा। अगर वो लिखूंगा तो वही लिखूंगा मैं गामा डब्ल्यू एच वहां पर। यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर 0 2 पॉइंट पे, समझ गए। तो अपलिफ्ट प्रेशर अगर मेरे को क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना है, जो भी मैं एक डेरिवेशन यहाँ पे करवाऊंगा, सुनते रहना, उसमें अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो ये जो गामा डब्ल्यू एच है, ये वाला कंपोनेंट आएगा अपलिफ्ट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता हुआ, ठीक है। सो इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ ये जो गामा डब्ल्यू एच है, इसके साथ मैं कोफिशिएंट जो मैं यहाँ पे डिफाइन किया उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं ये गामा डब्ल्यू एच नहीं लिखूंगा, जब भी अपलिफ्ट प्रेशर का कैलकुलेशन करूंगा वहां पे गामा डब्ल्यू एच के साथ मैं सी को भी वहां मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा, वाई आई एम डूइंग सो, दिस इज माई क्वेश्चन। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, देखिए अभी मान लीजिए एज ए डिजाइनर, ठीक है, ये जो डैम है, ये डैम हो सकता है सॉइल के ऊपर हो, ये डैम हो सकता है कोई रॉकी स्ट्रेटा पे हो, कहीं पर भी हो सकता है, या फिर आपने डैम के बेस को इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि अपलिफ्ट प्रेशर आपका कम हो रहा है ना। तो दिस अपलिफ्ट प्रेशर में वेरी, इट डिपेंड्स अपॉन द फाउंडेशन सॉइल कि नीचे क्या है आपका। तो हमें ऐसा नहीं है कि हरदम एनालिसिस में अपलिफ्ट प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, हाँ हम एक जनरल डेरिवेशन करेंगे कंसिडर करके। अगर मान लो एक केस, एक सॉइल है ना, मैं तो एनालिसिस तो एक ही बार कर रहा हूँ, तो मान लो एक सॉइल के लिए हमने एनालिसिस कर दिया जहाँ पे सीपेज हो रही है, जहाँ पे 100% सीपेज हो रही है, तो हमको तो सीपेज 100% कंसिडर करना होगा, उसके करस्पॉन्डिंग अपलिफ्ट प्रेशर मतलब 100% अपलिफ्ट प्रेशर लग रही है, तो वो कंसिडर करना होगा, डेरिवेशन में रहेगा। मान लो हमको ये जो डैम है एक ऐसे फाउंडेशन पे है जहाँ पे सीपेज हो ही नहीं रहा है, तो सीपेज ही नहीं है तो अपलिफ्ट प्रेशर आएगा आपका, सीपेज नहीं तो अपलिफ्ट प्रेशर ही नहीं आएगा। सुनना समझना बात को। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना होगा, हमको डेरिवेशन फिर से नए सिरे से करनी होगी डेरिवेशन। तो मैं बार बार डेरिवेशन कर रहा हूँ, करूंगा क्या। अभी कोई केस में ऐसा भी हो सकता है ना कि जो मतलब बेस है वहां पे आपने ऐसा कुछ सिस्टम भी अडॉप्ट किया है सॉरी कि सीपेज फोर्स आपका बहुत कम हो गया, सॉरी अपलिफ्ट फोर्स आपका बहुत कम हो गया। मतलब मान लीजिए टोटल 100% अपलिफ्ट फोर्स है यू अभी, लेकिन आपने बेस को प्रिपेयर कर दिया जिसमें सीपेज रिड्यूस हुआ, जिस कारण से अपलिफ्ट फोर्स भी रिड्यूस होगी। लेट्स सपोज इट बिकम्स 30%, तो मेरे को अब 30% अपलिफ्ट फोर्स को कंसीडर करके फिर से डेरिवेशन करना होगा। समझ रहे प्रॉब्लम, हमको बार बार डेरिवेशन करना होगा। तो इसलिए मैं चालाकी से आइडिया लगा के एक कोफिशिएंट को ही इंट्रोड्यूस कर दूंगा यहाँ पे, जिसका वैल्यू होगा, जिसको हम कहेंगे सी। अब अकॉर्डिंग टू द फाउंडेशन सॉइल, डिपेंडिंग ऑन दैट हम चेक कर लेंगे। अगर मेरा अपलिफ्ट प्रेशर 100% कंसिडर करना है तो सी का वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 हो जाएगा फॉर फुल अपलिफ्ट प्रेशर, फुल अपलिफ्ट प्रेशर है कि अपलिफ्ट फोर्स। ओके, अगर मान लो अपलिफ्ट फोर्स जो है वो कुछ भी नहीं है, जैसे रॉकी स्ट्रेट अप है, तो सी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन आपका पूरा का पूरा इक्वेशन वही रहेगा, लेकिन उस पूरे इक्वेशन में सी का वैल्यू 0 पुट कर देने से बस ये हो जाएगी कि हम अपलिफ्ट फोर्स को कंसिडर ही नहीं किए, तो हमको बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझे बात को, मीन्स टाइम टू टाइम वी नॉट रिक्वायर्ड टू डिराइव द फॉर्मूलास अगेन एंड अगेन। हम एक ही फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, उसमें सी का वैल्यू को अल्टर करते रहेंगे, है ना। तो C इक्वल टू 0 फॉर नो अपलिफ्ट फोर्स, फॉर नो अपलिफ्ट फोर्स, नो अपलिफ्ट फोर्स। फिर मान लो 20-30% कुछ एक फ्रैक्शन ऑफ अपलिफ्ट फोर्स है, 20% है तो 0.2 हो गया C का वैल्यू, 30% है 0.3 हो गया अपलिफ्ट फोर्स है, टोटल 50% ऑफ टोटल अपलिफ्ट फोर्स जो आ सकती थी तो 0.5 हो गया। तो अकॉर्डिंगली C कैन एज्यूम एनी वैल्यू बिटवीन 1 to 0 डिपेंडिंग ऑन द अपलिफ्ट फोर्स व्हाट इज एक्टिंग देयर, है ना। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग हम फ्रैक्शन कंसिडर कर लेंगे, मतलब हमें बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। सो एक एग्जांपल लिख देता हूँ कि C इक्वल टू 0.3 कहने का मतलब है फॉर 30% अपलिफ्ट फोर्स। समझ गए।
तो ये चालाकी से हमने ये सी फैक्टर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, एक टर्म को, कोफिशिएंट ऑफ अपलिफ्ट। बहुत दिमाग लगाया डिजाइनर्स ने, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका मेन डायग्राम भाई। ये डायग्राम को बनाओ कॉपी पे। ये डायग्राम एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सीजी वगैरह अगर यहाँ पे लिखना है तो इसका सबका सीजी तुमको मालूम, ये h/3 पे लग रहा है, ठीक है। अब ये वाला टो पॉइंट है कि नहीं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ टो पॉइंट, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये डायग्राम में कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया टो वाला पॉइंट। तो वेट ऑफ द डैम टो से कितने दूरी पर लग रहा है, 2 टाइम्स b/3 पे लग रही है। ये क्लियर है आपका। अपलिफ्ट प्रेशर u, ये भी टो से 2 टाइम्स b/3 पे लग रहा है, 2 टाइम्स b/3 पे लग रहा है। अच्छा, ये हम टो के रेस्पेक्ट में चीजों को क्यों देख रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू टो कितने दूरी पर लग रहा है। देखो, अब हमें यहाँ पे तो सब हर एक तरह के फोर्सेस तो लग ही रहे हैं ना, तो हम ओवरटर्निंग में सेफ्टी चेक करेंगे इस एलिमेंट्री प्रोफाइल का, स्लाइडिंग में सेफ्टी चेक करेंगे इस एलिमेंट्री प्रोफाइल का, सब कुछ अब करेंगे। और हम एक इक्वेशन निकालेंगे फॉर बेस विड्थ ऑफ द डैम। समझ गए। चलिए मैं अभी करके दिखाता हूँ डेरिवेशंस, आपको समझ में आएगा। डायग्राम आपका अब यही रहेगा, ये डायग्राम आपका चेंज होने वाला नहीं है। दिस इज द मेन डायग्राम, कभी भी रेफरेंस लेना है ना, तो यही एलिमेंट्री प्रोफाइल को, यही डायग्राम को रेफरेंस लेके चलना है आगे, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम डेरिवेशंस करते हैं इसका। तो पहला कंडीशन, सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग ये हम चेक करेंगे अबाउट टू पॉइंट। तो मैं इक्वेशन क्या फ्रेम कर सकता हूं, मैं लिखूंगा समेशन ऑफ ऑल रजिस्टिंग मूवमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ओवरटर्निंग मूवमेंट की नहीं, यही बात होगी, है ना। तो रजिस्टिंग मूवमेंट किसके कारण आ रही है, देखिए वेट ऑफ डैम के कारण अबाउट टू रजिस्टिंग मूवमेंट आ रही है। तो रजिस्टिंग मूवमेंट लिखेंगे मतलब वेट ऑफ डैम इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना, 2 टाइम्स b/3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ओवरटर्निंग मोमेंट्स किसके किसके कारण आ रही है, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल वाटर फोर्स जो लग रही है उसके कारण ओवरटर्निंग मोमेंट आ रही है। तो मोमेंट इंटू लीवर आर्म मतलब फोर्स इंटू लीवर आर्म इक्वल टू मोमेंट। तो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स u इंटू लीवर आर्म कितना, सेम 2b/3, ठीक है, प्लस p इंटू h/3। देखो इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे पूरे बेस में 3 3 3 खत्म, तो आपको नजर आएगा ये होगा 2 टाइम्स w इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स u इंटू बी प्लस p इंटू h। दिस इज द इक्वेशन व्हाट यू आर गेटिंग। अब इस इक्वेशन में हम w का वैल्यू, u का वैल्यू, p का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मेरे को ये बताओ, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लो भाई साइड में, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज होते रहते हो बार बार। W इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल, ऐसे लिखता हूं, डैम मटेरियल, ठीक है, डैम मटेरियल इनटू वॉल्यूम। तो ये W निकल जाएगा। तो यूनिट वेट ऑफ डैम मटेरियल मैंने आपको बता रखा है, ये कंक्रीट का था, जीसी गामा W, मान लो कंक्रीट का था, इनटू वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल इनटू पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम एनालिसिस पर यूनिट लेंथ कर रहे हैं। तो हाफ इंटू बी इंटू एच, है ना, इंटू 1 मीटर। समझ गए, ये हो जाएगा आपका। और कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो दिस विल बी योर W। सिमिलरली आप कैलकुलेट कर लो किसका वैल्यू, U का वैल्यू। U क्या होगा, नीचे वाला जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन है, उस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम का एरिया, है ना, इनटू, तो एरिया निकाल लेंगे तो हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकल जाएगा, तो इनटू हम ये B से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना होगा। या फिर एवरेज प्रेशर निकाल लो इनटू एरिया बेस प्लान, है ना। तो एवरेज प्रेशर कितना है यहाँ पे, 1/2 C गामा W, C इंटू गामा WH, ये हो गया एवरेज प्रेशर। अब ये कितने एरिया पे लग रहा है, ये लग रहा है B इंटू बेस पे लग रहा है ना, तो B इंटू 1 मीटर बेस प्लान, इतने एरिया पे लग रहा है। तो दिस इज योर अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स U, और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ P का वैल्यू निकाल लो, P इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू लोग, मतलब
अपस्ट्रीम से जो रिजर्वायर का वाटर फोर्स है, तो इसमें भी एवरेज प्रेशर, तो एवरेज प्रेशर इक्वल टू 1/2 इंटू गामा डब्ल्यू एच। सिंपल सी बात है। पहले ये हो गया एवरेज प्रेशर। ये कितने एरिया पे लग रहा है? एच इंटू 1 मीटर पे लग रहा है कि नहीं? ये एच इंटू 1 मीटर पे लग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब P, या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें 1 ऐसे लिखा हूं यहाँ पे, लेकिन आप इक्वेशन में 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन हम लिखेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। तो ये हो जाएगी आपकी 3 वैल्यू, W की, U की, P की। हमेशा इन्हीं वैल्यूज को आप यूज करते चलेंगे, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। तो इसको एक नोट बना के साइड में लिख लो। यही हमारे फॉर्मूलेस हो गए। जहाँ पे W आएगा उसकी जगह ये लिखेंगे, जहाँ भी U आएगा उसकी जगह ये लिखेंगे, जहाँ भी P आएगा उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे। तो इस इक्वेशन में इन तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए 2 इंटू 1/2 इंटू GC गामा डब्लू, GC गामा डब्लू इंटू B इंटू H इंटू 1 इंटू क्या है B, यही आएगा। ठीक है, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स U इंटू B, मतलब 1/2 इंटू C गामा डब्लू इंटू H इंटू B इंटू 1 इंटू B प्लस P इंटू H 1/2 गामा डब्लू H इंटू H इंटू 1 इंटू H। यही बात है। सिंप्लीफाई करो इक्वेशन को। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे मतलब ये सब चीज़ें तो कट जाएंगे ना। ये 2 खत्म, ये 2 इधर खत्म। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए सिंप्लीफाई करिए, 2 टाइम्स B² GC माइनस 2 इंटू B² C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू H²। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। गामा डब्लू कट गया, जहाँ से H निकलना था वो H निकल गया, है कि नहीं? तो ये आपका एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला आ जाएगा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशन को और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पेज जाने दीजिए, पेज आने दो भाई। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2B² को कॉमन निकाल लिया, GC माइनस C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू H²। यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, B² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू H² बाई 2 टाइम्स रूट 2 टाइम्स क्या निकलेगा, 2 टाइम्स सिंपली GC माइनस C, है ना? 2 टाइम्स इंटू GC माइनस C। ठीक है, अब देखिए, अब हमको B का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं B मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू H बाई रूट अंडर, ये आ जाएगी 2 इंटू GC माइनस C। डैडी इक्वेशन, फादर, बाप, ऐसे जितने भी इक्वेशन निकलेंगे सब डैडी इक्वेशन होंगे। ठीक है, आप ये डायरेक्ट याद करते थे, समझ गए? इसको याद कर लेंगे। अगर हम इसको याद कर लेते हैं तो हमारे सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी एग्जाम में पूछेंगे वो खत्म हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे इस इक्वेशन का ये इसका मतलब समझो। ये जो इनइक्वालिटी है इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि फॉर सेफ्टी ऑफ डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग द बेस विड्थ ऑफ द डैम B मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू H अपॉन इतना। इसका मतलब मैं अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे पूछूंगा व्हाट इज द मिनिमम बेस विड्थ ऑफ द डैम फॉर ओवरटर्निंग, फॉर सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग, तो आप बोलोगे इट मस्ट बी इक्वल टू B विच इज इक्वल टू H अपॉन रूट अंडर 2 GC माइनस C। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ये डेटा दिया रहेगा, ठीक है? या फिर ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेता है वो लोग ये फॉर्मूलाज भी पूछ लेंगे, ठीक है? या फिर आपको डायरेक्ट डेटा भी दिया रहेगा, ठीक है? मतलब GC का डेटा दे देगा, C का डेटा दे देगा, डिपेंडिंग ऑन दैट बोलेगा कैलकुलेट द मिनिमम विड्थ ऑफ द बेस विड्थ, मिनिमम बेस विड्थ ऑफ द डैम फॉर सेफ्टी ऑफ डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग, है ना, एलिमेंट्री प्रोफाइल पे। तो ऐसे ये फॉर्मूला,
क्लियर है? तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए और एक तरह से, ये तो मिनिमम विड्थ वाला, और क्या पूछ सकता है यहाँ से, देखो इसी इक्वेशन को अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, कौन सा, ये जो पेरेंट इक्वेशन मेन इक्वेशन निकाला, तो इस इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एच का अगर मैं लिखूँ तो आप देखिए एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच मस्ट बी लेस देन इक्वल टू बी इंटू रूट अंडर 2 इंटू जी सी माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे मैक्सिमम हाइट से आपसे ये पूछेंगे। एक तो मिनिमम विड्थ पूछ सकते हैं, दूसरा मैक्सिमम हाइट पूछ सकते हैं। आपको बोलेंगे, डेटा दे देंगे, बोलेंगे व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम फॉर सेफ्टी ऑफ डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग। क्या निकलेगा, बी टाइम्स 2 इंटू जी सी माइनस सी। तो ये ओवरटर्निंग का कंडीशन है, समझ गए। तो मेन अगर हम ये फॉर्मूला को ध्यान रखते हैं, कौन सा, ये पेरेंट वाला जो हमने डिराइव करके आपको दिखाया, तो इस तरह से जितने भी आप क्वेश्चंस पूछेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, सारे आपके सॉल्व होते चलेंगे, ठीक है। और ये पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, भरपूर पूछेंगे, भर भर के पूछेंगे, ठीक है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? याद किया करते थे, डिराइव कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जिसको शॉर्ट नोट्स में पढ़ना है, शॉर्ट मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो डायरेक्ट भाई ये कॉपी में ये फॉर्मूला लिख लो, डेरिवेशन लिखो ही नहीं। जिसको अच्छे से पढ़ना है वो डेरिवेशन भी लिख लो, ठीक है। और ये फॉर्मूला लेकिन याद करते रहना। अब बात करता हूँ फॉर सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग पे। स्लाइडिंग, तो जो मेन बेसिक कंडीशन है इसके लिए क्या होना चाहिए, स्लाइडिंग के लिए जो कंडीशन याद करिए, म्यू टाइम्स समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस ओवर डैम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओवर द डैम। यही था हमारा सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग का मेन बेसिक जड़ कहानी, जहाँ से हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई अब इस इक्वेशन को एक्सपैंड किया जाए, तो देखिए समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, तो म्यू इंटू वर्टिकल फोर्सेस कितना लग रहा है, ऊपर से वेट, नीचे से अपलिफ्ट फोर्स। कहाँ से बता रहा हूँ, एलिमेंट्री प्रोफाइल को देखो भाई, ऊपर से वेट, नीचे से अपलिफ्ट फोर्स, और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो। क्यों, जो वेट लग रही है ये लग रही है आपकी 2b/3 टो से, और जो अपलिफ्ट फोर्स नीचे से लग रही है वो भी 2b/3 पे लग रही है ना। ये तो लाइन ऑफ एक्शन भी इधर सेम है, अगर नहीं भी होता तो फिर भी कोई बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है ना। तो हम यहाँ पे म्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू लिख देते हैं डायरेक्टली, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है, पी, है ना, वाटर प्रेशर फोर्स। तो अब वैल्यूज को पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, म्यू इंटू डब्ल्यू के जगह जो डब्ल्यू का फॉर्मूला लिखवाया था, हाफ इंटू बी इंटू क्या हो जाएगा, एच इंटू 1 इंटू जी सी गामा डब्ल्यू, जी सी गामा डब्ल्यू माइनस यू का 1/2 इंटू सी गामा डब्ल्यू एच। देखो सी हम हमेशा लिख रहे हैं, है ना। मान लो अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स 0 बना दिया, तो जो इक्वेशन फाइनल निकल के आ रही है उसमें सी का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, बस। चालाकी, है ना, चालाकी, बाज, चालबाज, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/2 सी गामा डब्ल्यू एच इंटू एरिया कितने पे लग रहा है, बी सी इंटू 1 पे, सॉरी बी इंटू 1 पे, बी सी बोल रहा हूँ, बी इंटू 1 पे, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू पी 1/2 गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर इंटू 1। सिंप्लीफाई करिए, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, ये 1/2 कॉमन निकल के कट जाएगी, है कि नहीं, ये कट जाएगी, गामा डब्ल्यू कट जाएगी, सब कुछ कट्टम कुट्टी होने के बाद जो एक्सप्रेशन बचेगा वो बचेगा म्यू। अच्छा ये म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डैम मटेरियल एंड फाउंडेशन सॉइल, है ना। तो म्यू इंटू बी ब्रैकेट जी सी माइनस सी
मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये आपके पास इक्वेशन बचेगा। यहां से मैं अगर b का वैल्यू निकालूं माय डियर, तो b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई म्यू जी सी माइनस सी। देखो क्वेश्चन बन गया, फिर फॉर्मूला याद कर लो। मतलब यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, पूछ देंगे आपसे कि फॉर सेफ्टी ऑफ डैम इन स्लाइडिंग, आपको डेटा दे देगा म्यू का, जीसी का, सी का, सब डेटा दिया है। व्हाट मस्ट बी द मिनिमम रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द डैम, बेस विड्थ ऑफ द डैम, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। समझ गए? क्वेश्चन को वो ऐसे पूछते हैं। तो ये हमको याद रहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल याद रहना चाहिए। तो ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा हम क्या करते थे, हम क्रशिंग में चेक करते थे, याद करिए। तो यहाँ पे क्रशिंग में चेक करने से पहले मैं आपको टेंशन में चेक करवा देता हूँ। केस 3 टेंशन में चेक करवाने का क्या मतलब है, हमको बस ये बतानी है कि डैम के बेस में टेंशन नहीं आना चाहिए, है ना। इसके लिए मेरे को एक्सप्रेशन एक डिराइव करना है। फॉर नो टेंशन एट बेस ऑफ डैम, फॉर नो टेंशन एट दी बेस ऑफ डैम। समझ गए बात को? बेस ऑफ डैम में टेंशन नहीं आए, इसके लिए एक एक्सप्रेशन मेरे को बताओ। तो फॉर नो टेंशन एट द बेस ऑफ डैम द मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी ई मैक्स व्हाट यू कैन पुट इज इक्वल टू b/6, है कि नहीं? याद है? या फिर इसका जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन हमने देखा था कि फॉर नो टेंशन एट बेस ऑफ डैम द एक्सेंट्रिसिटी टू द रिजल्टेंट लोड, है ना, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b/6। दिस वाज द जनरलाइज्ड इक्वेशन व्हाट वी हैव। क्लियर है? अच्छा, तो ये इक्वेशन था। अब याद करो वो डेरिवेशन जहां पर हमने ये एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू को आपको कैलकुलेट करवाया था। ये जो e का वैल्यू था, ये हमने कैसे कैलकुलेट करवाया था? आपको कैलकुलेट करवाया था बाय यूजिंग कंसेप्ट b/2 माइनस एक्स बार। तो b/2 माइनस एक्स बार मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b/6। अच्छा, ये क्या है याद करो, ये आपका बेस प्लान था। सब कुछ याद दिलवाना पड़ता है आपको भाई। ये बेस प्लान है, ठीक है, बेस प्लान है, ऐसा ऐसा। ओके, दिस इज योर बेस प्लान, मतलब दिस इज योर बेस विड्थ b, दिस इज योर 1 मीटर। ये क्या है? ये आपका 1 मीटर, ये आपका टो था, है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है मेरा वो यहाँ से कहीं से पास कर रही है। तो ये जो रिजल्टेंट है इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब एक रिजल्टेंट को हम मान लो ये है, तो रिजल्टेंट ऐसा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना। तो मैं इस पॉइंट पे एक वर्टिकल कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर देता हूँ रिजल्टेंट का, कि ये रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट एक समेशन ऑफ एफ ऑफ वी इतना इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि है एट एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी हम कहाँ से देख रहे हैं? डैम के बेस के सेंटर से, है ना। सेंटर से इतने दूरी पर ई डिस्टेंस से वो पास कर रही है। समझ गए? तो ये हो गया ई। ओके, ये हो गया था ई। अब हमने एक्स बार जो डिफाइन किया था वो ये डिफाइन किया था, ये जो टो वाला लाइन है ना, ये जो टो वाला लाइन है, टो वाला लाइन और ये जो डिस्टेंस थी ये थी एक्स बार। याद करो, ये जो डिस्टेंस थी ये थी एक्स बार, ठीक है। अबाउट टो हमारे पास दो तरह के मूवमेंट थे। कौन कौन से थे? एक थे ओवरटर्निंग मूवमेंट, ठीक है, ये थी ओवरटर्निंग मूवमेंट, और मतलब ये समेशन ऑफ ओवरटर्निंग मूवमेंट। और अबाउट टू हमारे पास रजिस्टिंग मूवमेंट भी थे, समेशन ऑफ रजिस्टिंग मूवमेंट, MR, ठीक है, समेशन ऑफ रजिस्टिंग मूवमेंट। ये सब चीज हम कैलकुलेट कर लिए थे। क्यों? क्योंकि अभी जो हम कर रहे हैं ये सब चीज, इससे पहले हमने डैम का स्टेबिलिटी चेकिंग कर लिया। ये एलिमेंट्री प्रोफाइल का याद करो, इन स्लाइडिंग एंड ओवरटर्निंग, तो ये सारे डेटा हमको मालूम ही है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये होती थी एक्स बार। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? ये डिस्टेंस है b/2, है ना। तो अगर मैं एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू अगर निकालूंगा यहाँ से, देखो ये इक्वेशन अगर बनाऊं तो b/2 माइनस एक्स बार लिख सकता हूँ। यही है वो इक्वेशन, b/2 माइनस एक्स बार। अब तो अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो, माइनस एक्स बार, ठीक है, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, कैसे हो जाएगा?
इधर b/6 माइनस b/2 जाएगा तो ये माइनस b/3 हो जाएगी भाई, ठीक है, ये हो जाएगी आपका माइनस b/3। तो अब इस चीज को देखिए, यहाँ पे इनइक्वालिटी वाली बात है ना, तो यहाँ पे ये साइन चेंज हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो x बार है इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b/3। तो ये आपका इक्वेशन निकल गया। अब x बार मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b/3। बेसिक मैथमेटिक्स है, इनइक्वालिटी की कंसेप्ट थी। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो हम ऐसे लिखेंगे, x बार का वैल्यू हम कैसे निकालते थे याद करो, सम ऑफ ऑल रजिस्टिंग मोमेंट माइनस सम ऑफ ऑल ओवरटर्निंग मोमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b/3। यही होगा, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो समेशन ऑफ ऑल रजिस्टिंग मोमेंट माइनस समेशन ऑफ ऑल ओवरटर्निंग मोमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b/3 इंटू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, ऐसा, ठीक है। लेट मी कनेक्ट द चार्जर ऑफ माई लैपटॉप, नहीं तो करंट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अभी तो वैसे भी हम फेस नहीं लेके आ रहे हैं, तो हम विदाउट फेस भी पढ़ा सकते हैं। करंट जाएगा तो अभी गर्मी के टाइम में इतना पावर कट होता है ना कि परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो, समेशन ऑफ ऑल रजिस्टिंग मोमेंट, तो W इंटू 2b/3 इतना ही है रजिस्टिंग मोमेंट। ओवर टर्निंग मोमेंट का सम तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ माइनस, ठीक है, मतलब इसमें से ओवर टर्निंग मोमेंट्स घटानी है तो u इंटू 2b/3 घट जाएगा पहले, फिर माइनस p इंटू h/3 घटा दो। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू b/3 इंटू समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या है, W माइनस यू, ऐसा। सो इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ WB/3, है ना, ऐसे लिख देता हूँ WB/3 माइनस U इंटू B/3। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करिए, अब ये जो इनइक्वालिटी आ गई है इसको और सिंप्लीफाई करिए। वेस्ट बंगाल, ठीक है, फिर यूबी को क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, यूबी अपर बैंक, ओके, मस्ट बी ग्रेटर देन पीएच, ऐसा आ जाएगा। कितना सिंपल आ गया देखिए। अब ये जो सिंपल इक्वेशन आया इसमें W का वैल्यू, U का वैल्यू, P का वैल्यू सॉल्व पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे करता हूँ आप बगल में, इसी पेज में कंप्लीट कर लेंगे। आप लिखते चलिए, मैं तो कर ही रहा हूँ। 1/2 इंटू बी इंटू एच इंटू 1 इंटू GC गामा डब्लू इंटू बी माइनस 1/2 इंटू सी इंटू गामा डब्लू एच, ठीक है, ये हो गया गामा डब्लू एच इंटू बी इंटू 1 इंटू बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ इंटू गामा डब्लू एच इंटू 1, गामा डब्लू एच स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे इंटू एच है, और ऐसा देखिए होएगा आराम से। इसको आप सिंप्लीफाई करो माय डियर, इसको सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करोगे तो एक इक्वेशन आएगा, मतलब जो कटना है कट जाएगा। उसके बाद फाइनली b² ब्रैकेट GC माइनस C मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h², मीन्स b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर GC माइनस C। दिस इज द मिनिमम विड्थ। यहां से क्या निकल जाएगा अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड आउट द मिनिमम बेस विड्थ ऑफ द डैम फॉर नो टेंशन इन द बेस ऑफ द डैम, तो यहाँ से आपने कंडीशन निकाला है कि विड्थ, बेस विड्थ ऑफ द डैम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर GC माइनस C। ये सारे जो फॉर्मूलाज इनइक्वालिटीज बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये डेरिवेशन का जो कंसेप्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर कर पा रहे हो तो तुमसे बड़ा और कोई नहीं, समझ गए बात को। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नुकसान तुम्हारा है, लेकिन अगर कर लिया तो तुमसे महान और कोई नहीं। मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए
अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, अब हम क्या करेंगे, अपना सेफ्टी चेक करेंगे किसमें, कंप्रेशन और क्रशिंग। देखिए बहुत बच्चों का कहना है कि हमारा जो यहाँ पे पढ़ाई होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है। अरे माय डियर, हाई लेवल नहीं होती है कुछ सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट ही हम लोग पढ़ रहे होते हैं, है ना। आपको आदत अगर हो गया है आसान पढ़ने का तो तुम परेशान हो जाओगे अपनी ज़िंदगी में एग्जामिनेशन निकालने के चक्कर में। समझ गए बात को, सब्जेक्ट को हमको थोड़ा सा भी नहीं छोड़ना है। फॉर सेफ्टी अगेंस्ट कंप्रेशन और क्रशिंग, देखो याद दिलाता हूँ चीज़ों को। तो यहाँ पहले ऐसे नॉर्मली याद करो जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पर भी रिजर्वायर फुल कंडीशन है कि नहीं, मतलब अपस्ट्रीम में भरपूर पानी भरा हुआ है पूरे डैम के हाइट पर, डाउन स्ट्रीम में किसी भी तरह का पानी नहीं है, नो वाटर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, लेकिन बस शेप ऑफ द डैम चेंज है। तो हमने एनालिसिस करने के बाद हमने ये निकाला था कि टो के ऊपर, ये टो पॉइंट था, इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने ये निकाला था कि टो पॉइंट के अबाउट आपका जो स्ट्रेस जनरेट होगा ना बेस प्रोफाइल के ऊपर, मतलब ये आपका इसका बेस प्रोफाइल अगर बनाओ तो ऐसे बना सकते हैं हम इसका बेस प्रोफाइल, है ना। तो हमने ये देखा था कि बेस प्रोफाइल के ऊपर जब टो पॉइंट के अबाउट जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेस है टो पे वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, पी मैक्सिमम आपको मिलेगा एट टो पॉइंट, है ना। या फिर आप सिग्मा मैक्स लिख लो यार, स्ट्रेस लिख लो इसको, सिग्मा मैक्सिमम आपको मिलेगा एट टो पॉइंट, समझ गए। तो हम अब क्या चेक करते थे, याद करिए, हम चेक करते थे कि ये जो मैक्सिमम स्ट्रेसेस टो पे जनरेट हो रही है ये नॉर्मल स्ट्रेस ही तो है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये कहाँ पे जा रहा है, इसके नीचे जो सॉइल है, डैम के बेस के नीचे सॉइल, इसमें बेस प्लान में देखो ये स्ट्रेस इसी के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो क्या फॉर सेफ्टी ये जो सॉइल है नीचे से उतना स्ट्रेस लगा पाना चाहिए, सेम इक्वल अपोजिट स्ट्रेस सॉइल से भी लगना चाहिए, है कि नहीं, तभी ये डैम सेफ रहेगा, नहीं तो क्रश हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते थे फॉर सेफ्टी अगेंस्ट क्रशिंग और कंप्रेशन, जब भी हम चेक करते थे, हम ये नीचे का जो सॉइल है इसका जो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या फिर बियरिंग कैपेसिटी कह लो, सॉइल का जो बियरिंग कैपेसिटी है उससे हम कंपैरिजन करते थे। याद करिए हम ये लिखते थे कि दिस सिग्मा मैक्स एट टू जो भी जनरेट हो रहा है इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा परमिसिबल इन क्रशिंग, सिग्मा परमिसिबल इन क्रशिंग, ठीक है, हम ये इक्वेशन लिखते थे। और ये सिग्मा परमिसिबल इन क्रशिंग क्या, इट इज नथिंग बट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट सॉइल, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, है कि नहीं, इसको हम सिंपली बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूला को आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं कि सिग्मा मैक्स एट टो जो भी जनरेट हो रहा है टो के ऊपर इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सिग्मा सीबीसी, है ना, सिग्मा बियरिंग कैपेसिटी सीबीसी, बियरिंग, हाँ कंप्रेशन में ये सीबीसी, ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ओके, सिग्मा सीबीसी सिग्मा बीसी जो भी है, ध्यान रखना बियरिंग कैपेसिटी, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, अगर ये होती थी तो डैम मेरा क्रशिंग में सेफ होता था, नहीं तो नहीं। अब मेरे को ये बताओ ये जो सिग्मा मैक्स टो है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते थे, फॉर्मूला क्या होता था, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस डिवाइडेड बाय बेस विथ बी ब्रैकेट 1 + 6 टाइम्स ई अपॉन बी, यही मेरे पास फॉर्मूला था, है ना। सो बाय यूजिंग दिस सेम इक्वेशन इन केस ऑफ एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ दिस डैम, हम यहाँ पे एलिमेंट्री प्रोफाइल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो इसी इक्वेशन को यूज करेंगे और हम निकाल लेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एट टो। और इस एलिमेंट्री प्रोफाइल के केस में भी रिजर्वायर फुल कंडीशन है, डाउन स्ट्रीम में कोई पानी नहीं है, तो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस टो पे ही निकलेगा, है ना। सो फॉर दिस एलिमेंट्री प्रोफाइल सिग्मा मैक्सिमम एट टो का वैल्यू अगर आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, व्हाट इज द समेशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, weight of the dam minus uplift pressure divided by base width of the dam,
ब्रैकेट 1+6 टाइम्स E अपॉन B, है ना, ब्रैकेट में डाल दीजिए। जनरल इक्वेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन फॉर a given elementary profile to calculate the maximum normal stress at toe, and this must be less than equal to sigma bearing capacity of the soil। समझ गए? ये BC से कम होना चाहिए, नहीं तो डैम सेफ नहीं है, क्रशिंग में फेल हो जाएगा। समझ गए? अगर ये BC से कम है तो डैम सेफ है। समझ गए ना? देखो अब यहाँ पे ना एक स्पेशल कंडीशन पे बात करते हैं, ठीक है, एक स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा यहाँ पे चीजों को। एक स्पेशल केस के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए ये जो सिग्मा मैक्सिमम 2 आपने निकाला है, अभी क्या निकाला आपने, सिग्मा मैक्सिमम एट 2 आपने जो निकाला, ये फॉर गिवन लोडिंग कंडीशन एंड फॉर गिवन डिटेल्स, फॉर गिवन अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स, फॉर गिवन वेट ऑफ द डैम, फॉर गिवन मतलब अपस्ट्रीम टोटल हाइड्रोस्टैटिक वाटर फोर्स, सिग्मा मैक्सिमम आपका टो पे आ रहा है। ये अपने आप में मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है, मतलब ये खुद में ही मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है। लेकिन मैं ये पता लगाने का कोशिश करूंगा अब कि ये जो वैल्यू है सिग्मा मैक्सिमम एट टो जो आपको मिल रहा है, इसकी भी वैल्यू क्या और अधिक बढ़ सकती है क्या, क्या और ये मैक्सिमम हो सकता है क्या? मतलब सारे कंडीशंस आपके सेम है, फिक्स रहेंगे। कहने का मतलब ये एलिमेंट्री प्रोफाइल है ना, ये आपका प्रोफाइल फिक्स हो चुका है, कहने का मतलब बी आपका फिक्स हो चुका है, ठीक है, ये सब बी वगैरह फिक्स है ना, डैम का वेट वगैरह भी फिक्स हो गया है। ओके, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्या किसी केस में ये जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस है जो टो पे जनरेट हो रहा था, कहाँ पे जनरेट हो रहा है, टो वाले पॉइंट पे, है ना, यहाँ पे टो वाले पॉइंट पे जनरेट हो रहा है सिग्मा मैक्स टो, क्या ये भी अपनी कोई एक और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर पाएगी क्या? ये चीज मैं सोचने का कोशिश कर रहा हूं। तो ये कब अटेन करेगी? अगर ऐसा कुछ है तो वो अटेन अगर कर पा रही है तो वो कब अटेन करेगी? तो देखो सिंपल सी, ये स्पेशल केस है, ध्यान रखिएगा, वेरी स्पेशल केस है ना। जनरलाइज्ड फॉर्मूला है ये वाला, ऊपर वाला जो अभी हमने डिराइव कर दिया। तो देखिए ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला अगर उसमें देखेंगे तो वेट ऑफ डैम फिक्स, अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स वगैरह वो सब चीज जैसे लग रही है वो तो लगनी है, वो तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो सब चीजें हम चेंज नहीं करेंगे, जैसी लगनी है वो लग रही होंगी। लेकिन मैं ये यहाँ पे देख सकता हूँ, ये जो एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू है, ई का वैल्यू, अगर मैं ई का वैल्यू को बढ़ा दूं, देखो ये पूरा इक्वेशन ई का वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब चीजों को फिक्स कर लो, सोचो, इमेजिन करो बस, अगर मैं ई का वैल्यू बढ़ाते चलूं तो क्या ये सिग्मा मैक्स टो जो पहले से मैक्सिमम था, है ना, ऐसा नहीं है कि वो मिनिमम है, वो सिग्मा मैक्स जो टो पे लग रही थी, क्या इसकी भी वैल्यू बढ़ते जाएगी? अगर मैं ई का वैल्यू बढ़ाते चलूं तो क्या इसकी भी वैल्यू बढ़ते जाएगी? बिल्कुल इंक्रीजिंग है, बिल्कुल बढ़ेगी। लेकिन एक चीज इमेजिन करो, अगर मैं ई का वैल्यू को बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, है ना, तो हमने एक कंडीशन भी देखा हुआ। कंडीशन क्या है कि E मस्ट बी लेस देन इक्वल टू B/6। ये किसका कंडीशन है? फॉर नो टेंशन एट बेस ऑफ द डैम। समझ गए? ये फॉर नो टेंशन एट बेस ऑफ द डैम। क्यों? देखो क्यों क्या मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे चलो हम E का वैल्यू यहाँ पे बढ़ा के देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे E का वैल्यू को बढ़ा के देखेंगे, तो मैं देख रहा हूँ कि E के ऊपर ये सिग्मा मैक्स एट टो का डिपेंडेंसी है, तो E का वैल्यू मैं बढ़ा रहा हूँ तो सिग्मा मैक्स टो का वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कितना तक E बढ़ा सकता हूँ, लॉजिक कनेक्ट करते चलना है, स्पेशल केस का डिस्कशन चल रहा है, मैं कितना तक E को बढ़ा सकता हूँ, हाउ मच E वैल्यू आई कैन इंक्रीज। सो मेरे को हरदम सेफ कंडीशन में रहनी है। मैं ये चाहूंगा कि मेरे डैम के बेस पे टेंशन क्रैक डेवलप ना हो। क्यों? टेंशन क्रैक अगर डेवलप होता है तो उसमें क्या होती है, डैम की बेस जो है उसका और नीचे का सॉइल का कांटेक्ट छूट जाता है ना, तो उस केस में जो इफेक्टिव बेस विड्थ ऑफ द डैम होती थी वो रेड्यूस हो जाती है। तो ये चीज हम अवॉइड करना चाहते हैं यहाँ पे। तो हम मतलब टेंशन क्रैक भी जनरेट होने नहीं देना चाहते डैम के बेस में, और हम ये भी सोच रहे हैं कि सिग्मा मैक्सिमम जो टोल पे लग रही थी वो उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल सकती है हमको, हम ये एक स्पेशल केस के ऊपर सोच रहे हैं।
तो इसमें मैंने देखा ई का वैल्यू में इंक्रीज करूं तो सिग्मा मैक्सिमम भी इंक्रीज हो सकता है बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रख के। तो ई का वैल्यू हम कितना इंक्रीज करेंगे, अधिक से अधिक मैं इंक्रीज करूंगा अप टू b/6, उससे ज्यादा नहीं। ई मैक्सिमम मैं कितना लेके जा सकता हूँ, ई मैक्स मैं कर सकता हूँ ई मैक्स इक्वल टू b/6। इससे ज्यादा करूंगा तो मेरे को मालूम है डैम के बेस में टेंशन क्रैक होगा। सो हमको फॉर नो टेंशन क्रैक वाला कंडीशन को लेके चलना है, फॉर नो टेंशन क्रैक वाला कंडीशन को लेके चलना है। समझ रहे हो, ये जस्ट एक स्पेशल केस है। इस स्पेशल केस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, हर लॉजिक को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कहने का जो कॉन्सेप्ट है, मैं क्या पता लगाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो इक्वेशन है कौन सा, ये जो अभी डिराइव किया, ये तो जनरल इक्वेशन है, वो तो हमेशा यूज होगा ही होगा फॉर जनरल कंडीशन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिग्मा मैक्सिमम टो आपने निकाला, ठीक है, सिग्मा मैक्सिमम टो जो आपने निकाला, विल इट हैव सम मैक्सिमम वैल्यू, विल इट हैव सम मैक्सिमम वैल्यू, क्या इसमें कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी? ओके, मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी इफ यस, ऐसा साफ अपने आपके भाषा में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इफ यस देन व्हेन, तो कब, देन व्हेन, बस ये मेरा सवाल है। मतलब अगर होगी तो कब होगी, तो हमने इसका आंसर दिया यस होगी, है ना। व्हेन का आंसर दिया कब होगी, व्हेन, ठीक है, E will attain its maximum value, when E will attain its maximum value, जब E का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब होगी, है ना, E मैक्स वैल्यू, समझ गए, ये तब होगी जब E आपका E मैक्स का वैल्यू को अटेन करेगा। अब E इक्वल टू E मैक्स होना है तो इसका वैल्यू हम लेंगे b/6, नो टेंशन एट बेस कंडीशन। क्यों टेंशन अगर ले रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इफेक्टिव बेस विड्थ रिड्यूस होगी, उसके कारण फिर अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने बोला था इफेक्टिव बेस विड्थ अगर रिड्यूस होगी तो मैंने एनालिसिस करवा के दिखाया था आपको, ये सिग्मा मैक्स टो का जो वैल्यू है जिसपे हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, है ना। तो वो चीज हम नहीं होने देना चाहते। मतलब टेंशन क्रैक वगैरह कुछ जनरेट नहीं हुआ है, बस हम एक नॉर्मल कंडीशन में सिग्मा मैक्स जो आ रही है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकती है, ये हम एक जनरलाइज्ड फॉर्म लिखने का कोशिश कर रहे हैं, फॉर नो टेंशन एट बेस, समझ गए, फॉर नो टेंशन एट बेस। तो चलो, तो E का वैल्यू E मैक्स पुट कर दो भैया, आप किस में पुट कर दोगे, ये वाले जनरल इक्वेशन में, है ना, जनरल इक्वेशन में। तो इसमें अगर पुट कर देंगे E का वैल्यू E मैक्स, तो मैं लिखूंगा सिग्मा मैक्सिमम एट टो, जो आ रही थी इसकी मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम, देखो ये अपने आप में मैक्सिमम थी लेकिन उसका भी हम मैक्सिमम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है। इक्वल टू क्या होगा, जब E का वैल्यू इक्वल टू b/6 उस इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखो w माइनस यू बाई बी इंटू 1+1 हो जाएगा, 1+1 मीन्स क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इट विल बी 2 इंटू w माइनस यू बाई बी, ये वैल्यू आपको मिल रही है। चलो अब w का u का सबका वैल्यू इसमें पुट करके देखते हैं, तो आपको क्या मिला, सिग्मा मैक्सिमम एट टो का मैक्स इज इक्वल टू, आपको मिला 2 टाइम्स w इंटू w माइनस यू बाई बी, ये मिला। तो इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इंटू 1/2 इंटू GC गामा w इंटू b इंटू h इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू C गामा WH इंटू B इंटू 1, ठीक है,
इंटू बी, ये यही होगा ना, हाफ प्रेशर, ठीक है, गामा डब्ल्यू ये हो गया बी इंटू 1 पे, हाँ ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो सिंप्लीफाई करोगे तो कितना सिंपल सा इक्वेशन आ जाएगा। सिग्मा मैक्सिमम एट टू जो आ रही थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू की जो एक्सप्रेशन आएगी वो आ जाएगी, सिंप्लीफाई करिए, गामा डब्ल्यू एच जी सी माइनस सी, इसको याद कर लीजिए। तो ये किस स्पेशल कंडीशन के करस्पॉन्डिंग ये डिराइव किया गया वो सब चीज ध्यान में रखना, क्वेश्चन में डेटा के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना। कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूला के बेस्ड डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो अगर पूछे जाएंगे तो आंसर लगा दोगे, समझ गए, अगर पूछे गए तो आंसर लगा दोगे। लेकिन सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूला बेस्ड नहीं पूछते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये जो जनरल फॉर्मूला मैंने लिखवाया सिग्मा मैक्सिमम टो है ना, इस वाले फॉर्मूला पर पूछते हैं, समझ गए। ये एक स्पेशल केस का मैंने डिस्कशन किया है बस। व्हाट आई हैव डन, आई हैव डिस्कस्ड वन स्पेशल केस ओनली, समझ गए, और कुछ अलग से हमने कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है। वी हैव डिस्कस्ड वन स्पेशल केस ओनली, ठीक है। चलो देखो अब थोड़ा और दिमाग को झंझोल लो भाई, ठीक है, इतना तो झंझोल ही रहे, और थोड़ा सा ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस इन एलिमेंट्री प्रोफाइल। अब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को हम कैसे कंसिडर करेंगे, तो याद करो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जनरल इक्वेशन सिग्मा पी का मैंने क्या लिखवाया था, सिग्मा मैक्सिमम एट टू सेक स्क्वायर अल्फा माइनस क्या आ रही थी फॉर्मूला में, पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा। ये पी डैश क्या था याद है ना, लास्ट क्लास में डिराइव किया था। पी डैश था आपका मीन्स डाउन स्ट्रीम वाटर के कारण जो स्ट्रेसेस, जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रही है टू वाले एलिमेंट के ऊपर, है ना, वो चीज, तो वो पी डैश तभी आएगी जब डाउन स्ट्रीम वाटर होगी। और यहाँ पे ये एलिमेंट्री प्रोफाइल के केस में हम डाउन स्ट्रीम में वाटर कंसिडर ही नहीं किए हैं, है ना। फॉर एलिमेंट्री प्रोफाइल, फॉर एलिमेंटरी प्रोफाइल मैं ऐसा लिख सकता हूं कि मेरा पी डैश का जो वैल्यू है ये है 0 का, समझे बबुआ, ठीक है। तो सिग्मा पी का जो वैल्यू होगा सिग्मा मैक्सिमम टू, सब कुछ एकदम गंदे तरीके से समझा रखा है, सेक स्क्वायर अल्फा, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस की जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पर गिवन लोडिंग कंडीशन, उस पॉइंट के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना है, समझ गए, जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो कितना है। और ये जो नॉर्मल स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट दिस सिग्मा मैक्स टू, बाय एडिंग द डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस प्लस बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस, है कि नहीं, सिग्मा डी प्लस सिग्मा पी, डेरिवेशन कर रखा है सब कुछ, है ना। तो इस तरह से हम निकालते हैं, तो ये सब चीजें आपको क्लियर है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस इन एलिमेंट्री प्रोफाइल, तो इसका मतलब इक्वेशन तो हो गया बड़ा सिंपल। तो सिग्मा पी इक्वल टू कैसे निकाल लोगे, सिग्मा मैक्सिमम एट टू निकाल लो। तो सिग्मा मैक्सिमम एट टू का इक्वेशन अभी अभी आपको मैंने एक जनरलाइज्ड इक्वेशन दिया था, क्या दिया था याद करो यार, देखिए दिखाता हूँ, कॉपी पे दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा सब आपको। ये वाला इक्वेशन सिग्मा मैक्सिमम एट टू इक्वेशन दिया है, डब्ल्यू माइनस यू बाई बी ब्रैकेट 1 + 6 टाइम्स ई बाई बी, है ना। इसी इक्वेशन को डायरेक्ट यहाँ पे छाप दूं, हो जाएगा, छाप देते, बिल्कुल हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस यू डिवाइडेड बाई बी, है ना, ब्रैकेट 1 + 6 टाइम्स ई बाई बी इंटू सेक स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये निकल गया सिग्मा पी का, समझे, ये निकल जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा पी का वैल्यू निकल जाएगा। अब बात करते हैं स्पेशल कंडीशन का। जैसा स्पेशल कंडीशन अभी हमने डिस्कस किया है ना, कि सिग्मा मैक्स तो था ही, लग ही रहा था टो पे। हमने स्पेशल कंडीशन क्या देखा, सिग्मा मैक्स टो पे लग ही रहा था, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू सिग्मा मैक्स टो का मैक्सिमम वैल्यू निकाला, है ना। ये स्पेशल केस था, इससे पहले
अब यहाँ पे जो स्पेशल केस देखेंगे वो ये देखेंगे, सिग्मा पी प्रिंसिपल स्ट्रेस तो लग ही रही है ना, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सिग्मा पी मैक्स क्या हो सकती है इस एलिमेंट्री प्रोफाइल के केस में। इसके लिए हमको एक इक्वेशन निकालना है और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल इक्वेशन तो यही होगी आपका, ये तो मेन इक्वेशन होगी आपका, है ना। ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखवा दिया, दिस इज योर मेन इक्वेशन, यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। इससे बड़ा इक्वेशन और कुछ नहीं, सब कुछ यहीं से डिराइव होगा, है ना। और क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में जैसा डेटा दिया है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट करके लिखना है। अब मैं डिस्कशन करूंगा स्पेशल केसेस का। तो स्पेशल केस पहले केस में हमने डिस्कस कर लिया है, सिग्मा मैक्स टो का भी मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है। दूसरा मैं डिस्कस करूंगा सिग्मा पी का मैक्सिमम वैल्यू कब हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन में लूंगा, जो भी कंडीशन लूंगा वो लूंगा नो टेंशन, टेंशन बेस पे टेंशन नहीं आना चाहिए, टेंशन नहीं आना चाहिए बेस पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे इस इक्वेशन को, जनरल इक्वेशन को देखिए, इस ऊपर वाले इक्वेशन को आप देखिए, अभी किसके इक्वेशन को, यहाँ पे जो ऊपर वाला इक्वेशन मैंने लिखा है वहाँ पे देखिए, सिग्मा पी का जो वैल्यू है, ये जहाँ पे ब्रैकेट कर रहा हूँ, सिग्मा पी का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिग्मा मैक्सिमम टो पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस। तो सिग्मा पी का भी वैल्यू होगा मैक्सिमम जब सिग्मा मैक्सिमम टो होगा मैक्सिमम, मैं ऐसा कह सकता हूँ। सिग्मा पी का वैल्यू होगा मैक्सिमम जब सिग्मा मैक्स टो का वैल्यू होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो आई कैन राइट दैट सिग्मा पी मैक्स विल बी, ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का बात हो रहा है ना, विल बी नथिंग बट सिग्मा मैक्सिमम एट टो का मैक्सिमम इनटू सेक स्क्वायर अल्फा। अल्फा कैसे लेते थे, याद करना, भूलना नहीं, वर्टिकल ड्रॉ किया डाउन स्ट्रीम से अल्फा, डाउन स्ट्रीम फेस का ये अल्फा होता था, ठीक है, याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो सिग्मा मैक्स टो का एक्सप्रेशन निकाला था, उसको पुट कर देते हैं। तो सिग्मा पी मैक्सिमम का जो वैल्यू होगा वो होगा आपका गामा डब्ल्यू एच जी सी माइनस सी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, मतलब ये सेक स्क्वायर अल्फा को मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा में कन्वर्ट कर दूंगा ऐसा। आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज लाइक दैट, ठीक है। अब ये देखो, ये जो सिग्मा मैक्सिमम एट टो का भी मैक्सिमम हमने निकाला था, ये वैल्यू सिग्मा मैक्सिमम एट टो का जो मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू निकाला था, इस वैल्यू में हमने ऑलरेडी नो टेंशन कंडीशन, मतलब नो टेंशन एट बेस को तो हमने कंसिडर किया ही था, है कि नहीं, हमने उस चीज को यहाँ पे कंसिडर किया ही था, दैट देयर विल बी नो टेंशन एट बेस, ठीक है, नो टेंशन एट बेस हमने ये कंसिडर किया था। लेकिन अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को, है ना, वही नो टेंशन एट बेस वाला जो केस है उसी को मतलब कंसिडर करते हुए पूरे इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सेक स्क्वायर अल्फा को, इसको हमको रिमूव करना है ना, सेक स्क्वायर अल्फा को रिमूव करना है, तो हमने इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिख दिया, समझ गए। अब ये टेन स्क्वायर अल्फा होगा क्या, देखो भाई, एलिमेंट्री प्रोफाइल पे ही चलते हैं। जब ये एंगल है आपका अल्फा, तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा, है ना। तो टेन अल्फा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो यहाँ पे दिस इज योर बेस विड्थ, है ना, बी, और ये है आपका एच, तो एच बाई बी आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो P इक्वल टू बी होगा और B इक्वल टू एच होगा कि नहीं, तो टेन अल्फा इक्वल टू बी बाई एच हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो गामा डब्ल्यू एच जी सी माइनस सी, ठीक है, 1 प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा ऐसा, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हो गया बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। सो फॉर नो टेंशन कंडीशन, फॉर नो टेंशन एट बेस, ठीक है, फॉर नो टेंशन एट बेस,
एक्सेंट्रिसिटी शुड बी इक्वल टू ई मैक्स इक्वल टू b/6। इससे ज़्यादा एक्सेंट्रिसिटी को आप बढ़ा नहीं सकते थे, ठीक है, इससे ज़्यादा हम एक्सेंट्रिसिटी को बढ़ा नहीं सकते थे। अब देखिए मुझे ये b/h को भी रिमूव करना है, ये जो b/h है ना इसको भी हमको रिमूव करना है। तो मैं कैसे रिमूव करूँगा, मैं b/h की जगह कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा? तो यहाँ पे हमको नो टेंशन एट बेस वाला कंडीशन चलना है। तो फॉर नो टेंशन एट बेस वाला जो केस मैंने सॉल्व करवाया था, केस नंबर 3, इसी पर आ जाओ। फॉर नो टेंशन एट बेस वाला जो केस सॉल्व करवाया था, देखो फॉर नो टेंशन एट बेस केस नंबर 3 करवाया था, यहाँ पे इक्वल टू ई मैक्स लेके करवाया था। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास रिजल्ट आई थी वो रिजल्ट क्या आई थी, फॉर नो टेंशन एट बेस, ठीक है, बी इक्वल बी है ना, मिनिमम बेस विड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/gc, है ना। तो देखो अब हम इसी कंडीशन को आगे लेके चलते हैं। सो फॉर नो टेंशन एट बेस मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे पास कंडीशन था कि b मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/√(gc-c). सो फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम कंडीशन मैं ऐसा कह सकता हूँ कि b इक्वल टू जो यहाँ से एक्सप्रेशन है h/√(gc-c). सो मैं यहाँ से एक रेशियो निकाल सकता हूँ कि b/h फॉर नो टेंशन कंडीशन इक्वल टू 1/√(gc-c). आई विल यूज दिस वैल्यू नाउ। मैं इस एक्सप्रेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा, है ना। तो चलो सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो सिग्मा पी मैक्स इक्वल टू क्या होगा, Γ/WH GC-c इंटू 1 प्लस b²/h²। तो ये क्या हो जाएगा 1/GC-c। सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो Γ/WH GC-c इंटू GC-c प्लस 1/GC-c और सिंप्लीफाई कर दीजिए Γ/WH GC-c प्लस 1 sigma p max. This is your maximum principal stress that can be developed in any condition at toe point for this elementary profile. This is one special condition equation, है ना, जो कि टो पे जनरेट हो सकता है corresponding to there is no tension at base anywhere. Corresponding to there is no tension at base anywhere मतलब E इक्वल टू b/6 के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये इक्वेशन हमने डिराइव किया है। ये वाला E इक्वल टू b/6 वाला कॉन्सेप्ट को यूज करके ये इक्वेशन डिराइव किया। समझ गए बात को, ठीक है। और जनरल इक्वेशन आपका क्या है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का, फॉर एनी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू, कोई भी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू हो सकता है, एनी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्मा पी आप निकालोगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन, सिग्मा पी इक्वल टू W-u/b 1 + 6e/b sec² अल्फा। समझ गए। नाउ जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थी, ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस इसका भी जनरल इक्वेशन था, बट फॉर स्पेशल केस दैट इज E इक्वल टू ई मैक्स इक्वल टू b/6 को कंसिडर करके हमने फिर E मैक्सिमम टो का वैल्यू निकाला था। E मैक्सिमम टो का वैल्यू आ रहा था इतना, ठीक है। तो याद रखना क्वेश्चंस जब सॉल्व करोगे ये एक्सप्रेशंस इक्वेशंस सबको तो एज इट इज सब डेरिवेशन को लिखिए, सारे इक्वेशंस को लिखिए, याद कर लीजिए, है ना। जहां पे जो स्पेशल केस लिखवाया, 2 स्पेशल केस मैंने बताए और बाकी सारे जनरल कंडीशंस थे। क्लियर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशंस, एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको निकालने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था। अब हम इस वैल्यू को जो सिग्मा पी मैक्स का वैल्यू हमने निकाला है इसको चेक करेंगे अगेंस्ट इट मस्ट बी लेस देन एफ, मीन्स परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना, ऑफ द डैम मटेरियल। कि डैम मटेरियल में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है उसका परमिसिबल उससे कम होना चाहिए। तो Γ/WH GC-c प्लस 1 मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ, है ना। ये कंडीशन हो जाएगा फॉर सेफ्टी ऑफ डैम मटेरियल।
for safety of dam material itself. क्लियर है बात? ठीक है ना? तो ये सारे आपके बेसिक्स इक्वेशन है जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सारा इक्वेशंस को ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेंगे। ईएससी थोड़ा हाई लेवल का हो गया तो उसमें थोड़ा कैलकुलेशन करवा लेगा इन इक्वेशन पर बेस्ड। सी का वैल्यू दे देगा, ये जीसी का दे देगा, कुछ कुछ दे देगा वैल्यूज एंड कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी निकाल सकते हो आप। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए 2 मिनट 5 मिनट में कभी कोई पढ़ाई नहीं होती है कि नहीं। हम पढ़ाई करेंगे, बहुत अच्छे से करना, पढ़ाई हमें ज़रूरी है। अगर हम पढ़ाई को बहुत अच्छे से नहीं करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है। एग्ज़ाम क्लियर करने में दिक्कत होता है, समझिए बात को। गुड लक।